कहानी की शुरुआत में हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिन्हें समुद्री जहाज के जरिए वापस अपने देश भेजा जा रहा था। उन सभी कैदियों में से एक कैदी काफी ज्यादा खतरनाक है जिसका नाम पार्क है। उसने 300 से भी ज्यादा औरतों के कत्ल किए हैं और हैरानी की बात यह है कि उसको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। शिप में आते ही वो ऑफिसर ली के साथ बदतमीजी करने लगता है और फिर ऑफिसर ली उसे बुरी तरह मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में हम ऑफिसर डेविड को देखते हैं। वो सभी को अपना अपना काम समझा रहा था। इधर उन सभी कैदियों को अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है जहां हर एक कैदी पर एक गार्ड निगरानी रखता है। इसके बाद ली सभी कैदियों को यहाँ के रूल बताता है, पर तभी कैदी इस पर आवाज उठाने लगते हैं सिवाय एक कैदी के जिसका नाम टॉम था। टॉम एकदम शांत बैठा हुआ था। इसी के साथ यहाँ पर कई औरतें भी मौजूद होती हैं जो बहुत ज्यादा शातिर अपराधी थी। इनमें से एक का नाम जेनी था। जेनी ने अपने पति और अपने ही माँ बाप को मारा था। इन औरतों पर नजर रखने का काम ऑफिसर मैरी और मैक्स को दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक एला नाम की नर्स भी थी और वो भी इस मिशन में शामिल थी। जब एला अपना सामान इकट्ठा कर रही थी तो ऑफिसर मैक्स उसके सामान में से एक इंजेक्शन चुरा लेता है। दूसरी तरफ किचन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सभी खाना बना रहे थे। तभी मैक्स चुराई हुई दवाइयां लेकर वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर मैक को इस शिप पर मौजूद सबसे खतरनाक कैदी अल्फा को इंजेक्शन देने का काम दिया गया है। इस दवाई से अल्फा पूरे टाइम सोता रहेगा, पर अल्फा को शिप में कहाँ रखा गया था ये सिर्फ डेविड को पता था। उसके अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। डेविड अल्फा के सीक्रेट पेपर देख रहा था जिससे उसे पता चलता है कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। अब रात में हम पार्क को देखते हैं जिसने अपने मुंह में एक छोटी सी तार छुपाई हुई थी। उस तार की मदद से वो अपने हाथों की हथकड़ियों को खोल लेता है, जिसके बाद वो उस तार को अपने दूसरे साथी को देता है जिससे वो सभी आजाद हो जाते हैं। और इधर किचन में जितने भी लोग थे वो सभी पार्क के ही आदमी थे। उन्होंने किचन में काम करने वाले लोगों को मारकर उनकी जगह ले ली थी। जब एक ऑफिसर पार्क के सेल में चेक करने आता है तो पार्क उसे पकड़कर मार देता है और फिर वो सभी उसकी लाश को फ्रीजर में छुपा देते हैं। इसके बाद ये सभी कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ मौजूद सभी लोगों को ये मार देते हैं और वहाँ मौजूद सभी नेटवर्क की तारों को काट देते हैं ताकि कोई भी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट ना कर सके। इधर ऑफिसर ली को शिप में हो रही गड़बड़ी के बारे में पता चल जाता है। वो जल्द ही अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर लेता है जिसमें मैरी भी शामिल थी। पर जैसे ही वो कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं तो पार्क के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर भयंकर लड़ाई होने लगती है, पर ऑफिसर ली और मैरी मिलकर सभी गुंडों को खत्म कर देते हैं। तभी मैरी को वहाँ पर एक क्रू मेंबर दिखाई देता है जो कि बस मरने ही वाला था। मैरी उससे पूछती है कि इमरजेंसी में हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कैसे करते हैं, जिस पर वो आदमी बताता है कि इंजन रूम में सैटेलाइट फोन मौजूद है जिससे वो लोग हेडक्वार्टर में कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर पार्क ने सभी कैदियों को आजाद कर दिया था, पर टॉम उसे समझाता है कि शिप पर कब्जा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी इस गलती से बाकी के लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। पर पार्क उसकी एक नहीं सुनता। वो शिप पर मौजूद सभी ऑफिसर को मारकर शिप पर कब्जा करने का सोचता है। इधर मैक्स नर्स एला के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है क्योंकि वो पार्क के हाथों मरना नहीं चाहता। इधर पार्क जब इंजन रूम में पहुंचता है तो वहां वो एक जियान नाम के कैदी को देखता है जो कि पुलिस वालों की लाशों को फ्रीजर में डाल रहा था। पर वो ये नहीं जानते थे कि इंजन रूम की पाइप में लीकेज है जिससे होते हुए खून की बूंदें सीधा अल्फा के ऊपर गिर रही थी, जिससे अल्फा होश में आ जाता है। होश में आते ही वो खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगता है। इधर ऑफिसर ली अपनी टीम के साथ जब कैदियों को पकड़ने के लिए उनके सेल में जाता है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कैदी सभी ऑफिसर को मारकर वहां से भाग चुके थे। अब ली समझ जाता है कि पार्क इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन को भी तोड़ने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो अपनी टीम को लेकर सीधा इंजन रूम की ओर भागता है। इधर पार्क इंजन रूम में आते ही सैटेलाइट फोन को तोड़ने में जुट जाता है और फिर वो एक एक करके सभी क्रू मेंबर की जान ले लेता है। पर जब वो आखिरी मेंबर को मारने वाला था तो वहाँ पर ऑफिसर ली अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच जाता है। सभी में यहाँ पर खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सबसे खतरनाक कैदी अल्फा आजाद हो चुका था और अब वो भी इंजन रूम में पहुँच जाता है। वो भले ही अंधा था पर वो चीजों की गर्मी से उन्हें महसूस कर सकता था और साथ ही उसके सूंघने की शक्ति काफी तेज थी। वो आम इंसानों के मुताबिक काफी ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही पार्क
अल्फा को देखता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर अल्फा उसे पकड़ लेता है और उसी के सामने उसके सभी गुंडों को एक एक करके मार देता है, जिसके बाद वो पार्क की तरफ मुड़ता है और उसे भी मार देता है। ये सब देखकर बाकी बचे हुए लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो इस तरह से तो बच नहीं सकते थे, तो टॉम अल्फा का ध्यान भटकाने लगता है ताकि बाकी लोगों को भागने का समय मिल सके, और आखिरकार वो सभी एक छोटे से दरवाजे से भाग जाते हैं। अल्फा के आने से पहले ही वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। इधर हेडक्वार्टर में ऑफिसर डेविड सैटेलाइट से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर तभी उसे पता चलता है कि सभी कैदी फरार हो चुके हैं, और तभी उसे एक डायरेक्टर नाम के बंदे का कॉल आता है। वो उसे शिप में हो रही गड़बड़ी के बारे में बताता है। उस बंदे के शरीर पर एक अजीब सा नंबर लिखा हुआ था, और ठीक ऐसा ही नंबर अल्फा के शरीर पर भी है। इधर शिप में बचे आखिरी 2 क्रू मेंबर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर अल्फा आ जाता है और वो उन दोनों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। वहीं एला अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही थी, और तभी अल्फा को उसकी भी खबर लग जाती है और वो उसे भी पकड़कर मार देता है। मैक्स ये सब देख रहा था और डर के मारे वो वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए उसे रास्ते में ऑफिसर ली और उसकी टीम मिलती है, जहाँ ली उसे धमकाने लगता है। तो मैक्स उसे बताता है कि उसे अल्फा को जगाने के पैसे मिले थे, पर उसे ये नहीं पता कि वो कैसे जाग गया। ली सभी को एक सेफ जगह पर जाने को कहता है और खुद बाकी बचे हुए लोगों की तलाश में निकल पड़ता है। इधर हम जियान को देखते हैं, जो कि घूमते घूमते जेनी के कमरे में पहुंच जाता है, और वो वहां पर मौजूद गार्ड को मारकर जेनी और बाकी कैदियों को आजाद कर देता है। पर तभी वहां पर अल्फा आ जाता है। वो उन लोगों पर हमला कर देता है, पर वो सभी कैसे न कैसे करके वहां से भाग निकलते हैं। वहां से भागकर वो लोग एक लिफ्ट में आ जाते हैं, पर तभी अल्फा भी उस लिफ्ट के ऊपर आ जाता है। इधर ऑफिसर ली जब ये सब देखता है तो वो उन कैदियों को अल्फा से बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से लिफ्ट नीचे गिर जाती है, जिसमें दबकर जियान मारा जा चुका था, और ली को लगता है कि शायद अल्फा भी मारा गया, लेकिन अल्फा अभी भी जिंदा था। ली जेनी को फ्रीजर में छुपा देता है और खुद अल्फा का सामना करने लगता है। वो जैसे तैसे अल्फा का हाथ तोड़ देता है, पर फिर भी वो अल्फा की ताकत के आगे टिक नहीं पाता और अल्फा के हाथों मारा जाता है। वहीं जब अल्फा फ्रीजर में जाता है तो जेनी घबराकर नीचे गिर जाती है और मरने का नाटक करने लगती है। फ्रीजर में ठंड होने की वजह से अल्फा को उसके जिंदा होने का पता नहीं चल पाता और वो जेनी को छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं टॉम और बाकी लोग उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां अल्फा को रखा हुआ था। वहां उन्हें अल्फा के कुछ पेपर मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अल्फा की उम्र बहुत ज्यादा है। उसे तो अभी तक जिंदा होना ही नहीं चाहिए था। असल में वो साल 1943 के युद्ध का फौजी था। जापानी फौजियों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने अल्फा पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि वो लड़ाई के दौरान सुपर ह्यूमन की फौज बनाना चाहते थे। इधर मैक्स थोड़ी और छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि अल्फा के अंदर कई सारी सुपर पावर हैं। वो एक आम इंसान से कई ज्यादा ताकतवर है, और इसके अलावा वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। अब हम साल 1943 के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां कुछ जापानी साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने की खुशियां मना रहे थे, पर तभी अचानक अल्फा जाग जाता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। इधर ऑफिसर डेविड अपनी टीम को लेकर शिप की ओर निकल पड़ता है। इन सभी लोगों ने एक खास तरह का इंजेक्शन लिया हुआ था, जिससे वो अल्फा की शक्तियों का मुकाबला कर सकते थे। शिप पर पहुंचते ही डेविड की मुलाकात जेनी से होती है और वो डेविड से मदद मांग रही थी, पर यहाँ डेविड का मकसद सिर्फ अल्फा को मारना था। वो यहाँ किसी की मदद करने नहीं आया था, तो वो जेनी को गोली मार देता है। इसके बाद वो टॉम के साथियों को भी मार देता है और फिर उसकी मुलाकात टॉम से होती है। टॉम और डेविड पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और टॉम के शरीर पर भी बिल्कुल वैसा ही नंबर है जैसा कि अल्फा के शरीर पर बना हुआ है। फिर हमें पता चलता है कि कई सालों पहले डेविड ने कुछ लोगों को पकड़कर उन पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट किए थे, पर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ और वो सभी लोग मारे गए, पर उनमें से एक बंदा जिंदा बच गया और वो बंदा था टॉम। और इसका ये मतलब था कि टॉम पर किया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था, पर वो किसी तरह डेविड से अपनी जान बचाकर भाग निकला और उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। उसने शादी की, जिसके बाद उसे एक बेटा हुआ, पर जल्द ही डेविड को टॉम के बारे में पता चल गया। वो पागलों की तरह टॉम के पीछे लग गया और एक दिन वो टॉम के घर जा पहुंचा, जहां उसने टॉम
की पत्नी और उसके बच्चे को मार दिया। इस घटना से टॉम को इतना झटका लगा कि वो अपना भेष बदल कर एक कैदी बन गया ताकि मौका मिलते ही वो डेविड से बदला ले सके। तभी अचानक वहाँ अल्फा पहुँचता है और वो डेविड और टॉम पर हमला कर देता है। तभी डेविड एक खास तरह का इंजेक्शन लेता है जिससे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एक ही झटके में वो अल्फा को मार गिराता है। फिर वो टॉम के सामने जाता है और टॉम को बताने लगता है कि कैसे उसने उसकी पत्नी और बच्चे को मारा था। ये सब सुनकर टॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो डेविड को मारते मारते समुद्र में फेंक देता है और खुद भी उस समुद्र में कूद जाता है। इधर हम डायरेक्टर नाम के उसी बंदे को देखते हैं जो एक आइलैंड पर डेविड के एक्सपेरिमेंट को चला रहा था। वहीं पर एक बच्चा था जो कि कोई और नहीं बल्कि टॉम का ही बेटा था। असल में डेविड ने टॉम के बेटे को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसके अंदर भी टॉम के जैसी पावर थी। इधर टॉम समुद्र में कूदने के बाद भी जिंदा था और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।